सबसे पहले एक ये टेबल देखें। ये टेबल जो है काफी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टेबल है, क्योंकि यहाँ से जो आपके एमसीक्यूज हैं वो क्लियर होंगे। इसके अलावा जो आपका वाइवा होगा उसमें भी आपसे ये जो वैल्यूज हैं ये लाजमी पूछी जाती हैं। वो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि मुझे हीमोग्लोबिन की वैल्यू बताएं, आरबीसीज कितने नॉर्मल होते हैं, टीएलसी के बारे में बताएं। सो इन जो वैल्यूज है ना, इन्हें आपने अच्छे तरीके से जो रट्टा है ना ये मार लेना आप लोगों ने। मैं आप लोगों को एक बार रीड कर देता हूँ कि किस तरीके से है। हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है जो मेल्स में है वो है 135 टू 175 ग्राम पर लीटर। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि ये यूनिट है लीटर है, पर लीटर। जो आमतौर पर रिपोर्ट पे अगर आप देखें ना, जो लैब की रिपोर्ट्स होती हैं उनके अंदर होता है डेसीलीटर, डीएल का होता है। सब जब डीएल होता है तो ये जो पॉइंट है ये पीछे चला जाता है, वो बन जाता है 13.5 टू 17.5 डीएल में। लेकिन जब लीटर में बात करेंगे तब हमारे पास है 135 से लेकर 175 तक मेल्स के अंदर, और फीमेल्स के अंदर जो है वो 115 से लेकर 155 ग्राम पर लीटर हीमोग्लोबिन की ये वैल्यू होती है। आरबीसीज को देखें तो आरबीसीज मेल के अंदर होते हैं, ज्यादा होते हैं 4.5 टू 6.5, 4.5 से लेकर 6.5। और फीमेल्स के अंदर जो होते हैं ये होते हैं 3.9 टू 5.6। अगर ये जो है ना वैल्यूज, ये लैब टू लैब वेरिएशन इनमें आ जाती है। एक लैब कोई और रेफरेंस लेती है, दूसरी लैब कोई और रेफरेंस लेती है। लेकिन जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ना, तो एग्जाम में आपने जो है अपनी बुक की वैल्यूज का बताना है। आप किसी भी लैब को कोट ना करें तो बेटर है, क्योंकि जो आपका पेपर है, जो पेपर सेटर है, उसमें जो है होप ब्रांड्स को मद्देनजर रखना है। ऑप्शंस भी जो होंगे इसमें सारे होप ब्रांड्स बनाने हैं। सो बेटर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको वैल्यूज हैं वो होप ब्रांड की याद होनी चाहिए। सो पीसीबी की वैल्यू क्या होती है मेल्स के अंदर? पीसीबी जो है वो ज्यादा होता है मेल्स में, क्योंकि आरबीसी ज्यादा है। सो 40 टू 52 होता है। और जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो है 36 टू 48% पीसीबी होती है। सो ये जो वैल्यूज है ना ये डिफरेंट थी मेल्स और फीमेल में। एचबी डिफरेंट आ रही थी मेल्स और फीमेल में। आरबीसी का काउंट है वो डिफरेंट है, पीसीबी डिफरेंट है। ये जो वैल्यूज है ये मेल्स और फीमेल में दोनों में सेम होती हैं जो अब हम करने जा रहे हैं। एमसीवी की वैल्यू देखें, सो 80 टू 95 फेमटोलीटर। एमसीएच को देखें तो 27 टू 34 पिकोग्राम। रेटिक काउंट को देखें तो 50 टू 150 इंटू 10⁻⁹ पर लीटर। और टीएलसी को देखें तो टोटल जो आपके पास टीएलसी होती है ना, टोटल डब्ल्यूबीसी, वो होते हैं 4 टू 11। वे जो टोटल हैं इसे सबसे पहले याद करें 4 से लेकर 11 तक। टीएलसी जब भी आपसे पूछी जाएगी तो आपने कहना है कि टीएलसी में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में 4 से 11 जो है ना 4 टू 11 इंटू 10⁹ पर लीटर जो है वो टीएलसी की वैल्यू होती है। आगे जो है वो आपने फर्दर भी याद करनी है, लेकिन जो सबसे पहले आप टीएलसी को याद करें। उसके बाद देखें कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो जो है सबसे ज्यादा होते हैं। ये जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ये जो है ना वैल्यू कम होती जाएगी। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होते हैं, फिर उससे कम होते हैं लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट से कम होते हैं मोनोसाइट्स, मोनोसाइट से कम होते हैं इओसिनोफिल्स, और बेसोफिल्स जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं। सो न्यूट्रोफिल्स को अगर आप देखें तो 1.8 टू 7.5, लिम्फोसाइट्स होते हैं 1.5 टू 3.5, मोनोसाइट्स होते हैं वो होते हैं 0.2 टू 0.8, इओसिनोफिल्स होते हैं 0.04 टू 0.44, और जो बेसोफिल्स हैं वो होते हैं 0.01 टू 0.1। ये जो नॉर्मल वैल्यूज हैं ये आपने याद कर लेंगे हैं। लाइक आगे जो है प्लेटलेट्स की वैल्यू आगे। प्लेटलेट्स तो काफी सिंपल है कि 150 से लेकर 400 तक इनकी प्लेटलेट्स की वैल्यू होती है। आगे सबसे पहले तो आपने यहाँ तक याद करना है, उसके बाद भी याद करना है, लेकिन यहाँ तक तो है ना आपको जो है हर टाइम 24/7 आपके माइंड में जो ये वैल्यूज है ना आपको ये भूलनी नहीं चाहिए। हर वक्त आपकी वैल्यूज को याद होना चाहिए। उसके बाद सीरम आयरन को अगर आप देखें तो 10 टू 30 उसका यूनिट क्या है? माइक्रोमोल पर लीटर। टीआईबीसी को देखें तो 40 टू 75। सीरम फेरेटिन है और ये डिफरेंट होता है मेल्स और फीमेल जो है। मेल्स में होता है 40 टू 340 माइक्रोग्राम पर लीटर, और फीमेल्स में होता है 14 टू 150 माइक्रोग्राम पर लीटर सीरम फेरेटिन। सीरम जो विटामिन B12 है वो होता है 160 टू 925 नैनोग्राम पर लीटर, और अगर आप उसे जो है इस यूनिट में करें पिकोमोल पर लीटर में तो उसमें जो है वैल्यू आ जाती है 20 टू 680। और सीरम फोलेट को अगर आप देखते हैं तो 3 टू 15 माइक्रोग्राम पर लीटर, और अगर आप उसे नैनोमोल में करते हैं तो 4 टू 30 नैनोमोल पर लीटर। और रेड सेल फोलेट है उसे आप देखें तो 160 टू 640 माइक्रोग्राम पर लीटर,
और अगर उसे नैनोमोल में आप कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है 360 टू 1460 नैनोमोल पर लीटर। अच्छा, ये तो चीज है कि आपने अपने तौर पर करनी है, मैंने अपनी तरफ से डेटा करवा दिया है। जो मेन चीज है ना, आप ये देखें जरा, क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। अब ये इतना इंपॉर्टेंट ये एससीक्यू है कि मैं इस पे जितना भी इसमें मैं जोर डाल दूं ना, आप लोग बच्चों को बता दूं कि ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी वो जो है ना कम होगा। यहाँ से आप इसके इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा लें कि क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया का जो एससीक्यू है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमियाज आ जाती है ना, आपको जो आगे सारे हमें अनीमियाज पढ़ने हैं, आपके जो ब्रेन में है एक बेसिक जो है स्कीम बनी होगी कि हम जो किस तरीके से किस सीक्वेंस से अनीमियाज कर रहे हैं, उनके अंदर एमसीवी किस तरीके से आ रही है, पीछे उसके रीजनिंग क्या है, उसके अंदर इटियोलॉजी क्या आ रही है। इस टेबल को आपने जो है ना लाजमी तौर पर बहुत अच्छे तरीके से इसे आपने याद करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया ये किस बेस पे करते हैं? ये हम इस बेस पे करते हैं कि आरबीसीज की मोर्फोलॉजी किस तरीके से है, या फिर उनकी एमसीबी कि मीन सेल वॉल्यूम की बेस पर हम जो है अनीमियाज को क्लासिफाई कर रहे हैं। अनीमियाज को आप डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो आपकी बुक पे भी मेंशन्ड है, वो बेस्ड है एमसीबी की वैल्यू के ऊपर। इसी वजह से मैंने आप लोगों को सबसे पहले जो है वो रेड सेल इंडिसेस के बारे में बताया है। जब आपको रेड सेल इंडिसेस क्लियर होंगे तभी आप लोगों को जो क्लासिफिकेशन है ये क्लियर होगी। एमसीबी के मैंने अभी आपसे पूछा था, मीन सेल वॉल्यूम होता है कि एक सेल का वॉल्यूम कितना है, वो सेल जो है छोटा है, बड़ा, नॉर्मल है, किस तरीके से। उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 80 टू 95 फेम्टोलीटर। अगर तो वैल्यू जो है ना 80 से कम होती है उसे आप कहते हैं माइक्रोसिटिक। माइक्रो का मतलब होता है कि छोटा, सिटी का मतलब होता है सेल। 80 से जब वैल्यू कम जाएगी एमसीबी की तो जाहिर सी बात है सेल छोटा होगा, उसे हम नाम दे देते हैं माइक्रोसिटिक का। जब 95 से वैल्यू ज्यादा जाती है एमसीबी की तब आप उसे नाम देते हैं मैक्रोसिटिक का। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, सिटी का मतलब है कि सेल, कि इसमें जो सेल्स होंगे वो जो साइज में है वो बड़े होंगे। इस तरीके से जो है ना एमसीबी अगर 80 से कम है तो माइक्रोसिटिक अनीमिया है वो, 95 से अगर जो है एमसीबी ज्यादा है तो वो मैक्रोसिटिक अनीमिया है। और अगर तो एमसीबी नॉर्मल है लाइक नॉर्मल सिटिक अनीमियाज में, तो वो जो हमारे पास है उनका साइज तो नॉर्मल होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर उनकी एमसीबी नॉर्मल है तो वो जो हमारे पास अनीमिया है ही नहीं है। अनीमिया तो हम इस बेस पे कहते हैं ना कि उसकी एचबी की जो है वैल्यू कम होगी। सबसे पहले आप क्या देखते हैं अनीमिया को जो है आप डायग्नोस करने के लिए आप सीबीसी की रिपोर्ट देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं एचबी कितनी है। अगर तो एचबी कम है तो फिर आप फर्दर देखते हैं कि उसके रेड सेल इंडिसेस किस तरीके से आ रहे हैं। फिर आप जो है एचबी देखें, आरबीसीज देखें, रेड सेल इंडिसेस देखें, और फिर जो आगे जो अप्रोच आपने जो फॉलो करनी है वो आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप उसे डायग्नोस करेंगे अनीमिया को। एमसीबी आप देखेंगे अगर 80 से कम है तो आपको शक होगा कि मैक्रोसिटिक हो सकता है, 95 से ज्यादा आ रही तो आपको शक होगा कि मैक्रोसिटिक हो सकता है। अगर तो एमसीबी नॉर्मल है लेकिन एचबी जो है हमारे पास फिर भी कम है, आपको शक हो सकता है कि यह हमारे पास है हिमोलिटिक अनीमिया। क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया में जो है हम तीन तरीके से जो है तीन जो है टाइप्स हमारे पास आती हैं। फर्स्ट जो टाइप है उसे हम कहते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसिटिक यानी कि स्मॉल इन साइज, हाइपोक्रोमिक का मतलब है कि उनका जो कलर होगा वो भी पेल होगा। हाइपोक्रोमिक क्योंकि एमसीएच उनमें जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन है तो उसकी वैल्यू भी कम होगी, जब एच भी कम होगी तो वो पेल इन कलर हो जाएंगे। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक हमारे पास फर्स्ट टाइप आ गया। सेकंड आप देखें कि नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, इनमें जो साइज है वो भी नॉर्मल है और जो उसका कलर है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। और थर्ड में आप देखें कि आपके पास आ जाता है मैक्रोसिटिक। जो मैक्रोसिटिक है उसमें जो है वो साइज है वो ज्यादा होगा। माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक, मैक्रोसिटिक, ये आपके जो पास है ना तीन जो है टाइप्स आ गई अनीमियाज की। अब हम जो है वन बाय वन देखते हैं कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमियाज में क्या फीचर्स हैं, फिर हम देखते हैं कि नॉर्मोसिटिक में क्या फीचर्स हैं, और जो लास्टली फिर हम देखते हैं कि मैक्रोसिटिक में क्या फीचर्स हैं। अगर आप अपनी बुक को फॉलो करें तो बुक में जो आगे हम चैप्टर्स करेंगे वो सबसे पहले माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करेगा, फिर उसके बाद बुक में बताएगा मैक्रोसिटिक अनीमियाज के बारे में, और फिर जो है वो बताएगा नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक जो हिमोलिटिक अनीमियाज जो हमारे पास है बुक वाला उसे एक्सप्लेन करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आ जाए जी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमियाज के ऊपर। फर्स्ट फीचर क्या है जी, एमसीवी। एमसीवी
इज लेस देन 80 फेम्टोलीटर। एमसीबी है वो 80 फेम्टोलीटर से कम होगी, सो उसका जो साइज है वो कम होगा। एमसीएच जो है वो भी कम होगी, एमसीएच कम होगी 27 पिकोग्राम से। ये हमारे पास जो है वो लोअर लिमिट्स है ना, ये मैंने आपको बताया था कि जो जो ये वैल्यू है आपके पास ये लोअर लिमिट है, और ये दूसरी जो वैल्यू आपके पास रेंज में आती है वो आपके पास अपर लिमिट होती है। सो हम जो है वो लोअर लिमिट को देख रहे हैं कि लोअर लिमिट में हमारे पास एमसीबी है वो 80 से कम है, और एमसीएच जो है वो मीन सेल हीमोग्लोबिन है वो 27 पिकोग्राम से कम है। ये तो होगा उसके फीचर्स, उसमें क्या चीजें आती हैं। उसके बाद है उसके एग्जांपल्स पर आ जाएं। एग्जांपल्स में जो है वो निमोनिक है टेल्स का, टेल्स TAILS। इन टेल्स से जो है आप जो है आगे जो फर्दर उसके एग्जांपल्स आप डिफाइन कर सकते हैं। T फॉर थैलेसीमिया, A फॉर AOCD यानी कि एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, और I फॉर आयरन डेफिशिएंसी, L फॉर लेड पॉइजनिंग, और S फॉर सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। सो टेल्स इसका एक निमोनिक है। T फॉर थैलेसीमिया, A फॉर AOCD, I फॉर आयरन डेफिशिएंसी एंड L फॉर लेड पॉइजनिंग, S फॉर सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। सो ये जो सारे एनीमियास है ना, इनमें जो है माइक्रोसिटिक जो एनीमियास की कैटेगरी में आते हैं। इनमें एमसीबी जो है सब में कम होगी, और सब में जो एमसीएच है वो 27 से कम होगी। अब इन जो एनीमियास में अगर आप लैब डायग्नोसिस लिखना है तो आप किस तरीके से लिखेंगे? आप लिखेंगे कि सबसे पहले आप लिखेंगे एचबी है वो कम है, हीमोग्लोबिन कम है। उसके बाद आप लिखते हैं कि इन सारे एनीमियाज में आप लिखेंगे कि एमसीबी है वो 80 फेम्टोलीटर से कम है। इन सारे एनीमियाज में आप देखेंगे ये सारे टेल्स वाले हैं कि एमसीएच जो है वो 27 पिकोग्राम से कम है। सो ये 2-3 पॉइंट्स आपके लैब डायग्नोसिस से यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, आपके पास जो है सबके सेम है। उसके बाद है जी नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक एनीमियाज। नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक में एमसीवी है वो नॉर्मल होती है, 80 to 95 फेम्टोलीटर के दरमियान में होती है। एमसीएच जो है वो है ग्रेटर देन हो सकती है 27 पिकोग्राम के, या फिर इक्वल टू 27 पिकोग्राम। एमसीवी नॉर्मल है, एमसीएच जो है वो ग्रेटर देन हो सकती है या फिर इक्वल टू 27 पिकोग्राम होती है। इसमें एग्जांपल्स कौन सी आती हैं? मैनी हिमोलिटिक एनीमियाज। ज्यादातर आपकी हिमोलिटिक एनीमियाज है ना वो नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक की कैटेगरी में आते हैं। आपने हिमोलिटिक एनीमिया का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें हिमोलिटिक एनीमिया में काफी तरह एनीमियाज आते हैं। हेडिटिस स्पिरोसाइटोसिस आ जाता है, G6PD आ जाता है, ऑटोइम्यून आपके पास आ जाते हैं। वो सारे जो आपके पास हिमोलिटिक एनीमियाज हैं वो आपके पास आते हैं नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक की कैटेगरी में। इसके अलावा जो एओसीडी है ना, एनीमिया क्रोनिक डिजीज, वो माइक्रोसिटिक की कैटेगरी में भी आ जाता है और नॉर्मोसिटिक की कैटेगरी में भी आ जाता है। इसका जो थोड़ा सा है ना ये मिक्सअप सा हिसाब है एओसीडी का। और इसमें जो है अक्यूट ब्लड लॉस के बाद जो है वो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिल सकता है। अगर कोई रीनल डिजीज है तो इसमें भी जो हमारे पास है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है। मिक्स्ड डेफिशिएंसीज है, बोन मैरो फेलियर अगर हो जाता है पोस्ट कीमोथेरेपी, या फिर इन्फिल्ट्रेशन बाय कार्सिनोमा हो जाती है, तो उसमें भी जो हमारे पास एनीमिया देखने को मिलता है वो होता है नॉर्मोसिटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। सो ये जो सारी जो है ना एग्जाम्पल जो है ये आपकी नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक की कैटेगरी में आ जाएगी। अब इसमें किस तरीके से आपने याद करना है? नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक में सबसे पहले आप देखें मैनी हिमोलिटिक एनीमियाज। उसके बाद जो है आप क्या करें जी, जो हिमोलिटिक एनीमियाज आपने पढ़े हैं उनको भी मेंशन करते जाएं, आप लिखते जाएं। इसमें जो है आपके पास हिमोलिटिक एनीमियाज आ जाएंगे, वो भी आप इसमें मेंशन कर दें। इसके अलावा एओसीडी का लिखते हैं, रीनल डिजीज का लिखते हैं, बोन मैरो फेलियर का लिखते हैं। तो ये आपके पास जो एग्जांपल्स हैं ये नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमियाज के जो है क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आ जाए मैक्रोसिटिक एनीमियाज के ऊपर। मैक्रोसिटिक एनीमियाज में क्या होता है, जो एमसीवी है वो ग्रेटर देन 95 फेम्टोलीटर होती है। इसमें एग्जांपल्स कौन सी आ जाती हैं? इसमें एग्जांपल्स जो है सिंपल जो है जी मेगैलोब्लास्टिक एनीमियाज जो आपके पास होते हैं। मेगैलोब्लास्टिक एनीमियाज कौन से हैं? B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है, वो आपके पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमियाज हैं, तो मैक्रोसिटिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमियाज की अगर आप बात करें, ये हम डिस्कस करेंगे मेगैलोब्लास्टिक क्या था, नॉन मेगैलोब्लास्टिक क्या था, जब हम मैक्रोसिटिक एनीमियाज की डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। सो नॉन मेगैलोब्लास्टिक में क्या चीजें आ जाती हैं? अल्कोहल, लिवर डिजीज, माइलोडिस्प्लेसिया, एप्लास्टिक एनीमिया। तो ये जो है एग्जांपल्स हैं। इसका जो निमोनिक है वो आप बना सकते हैं LHMC। LHMC मतलब ये सिंपल सा
चार वर्ड्स हैं LHMC, L फॉर लेड पॉइजनिंग, H फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म, M फॉर माइलोडिस्प्लेसिया एंड C फॉर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। ये जो है आप जो है LHMC से याद रख सकते हैं। इसमें जो है मेगालोब्लास्टिक में लिखते हैं B12 है, फोलिक एसिड है, नॉन गैलोब्लास्टिक में अल्कोहलिक लिखते हैं, लिवर डिजीज लिखते हैं, माइलोडिस्प्लेसिया लिखते हैं, ए प्लास्टिक एनीमिया लिखते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म लिखते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स लिखते हैं। सो ये आपके पास जो है मैक्रोसिटिक की जो है ना कैटेगरी में जो आपके पास सारे एग्जांपल्स हैं ये आ जाएंगे। सो ये जो टेबल है हमारा कंप्लीट हो गया। बोन मैरो एग्जामिनेशन में कहता है दिस इज नीडेड व्हेन द कॉज ऑफ द एनीमिया और अदर एब्नॉर्मैलिटीज ऑफ द ब्लड सेल्स कैन नॉट बी डायग्नोज्ड फ्रॉम द ब्लड काउंट फिल्म एंड अदर ब्लड टेस्ट अलोन। इट मे बी परफॉर्म्ड बाय एस्पिरेशन और रिफाइंड बायोप्सी। कहते हैं बोन मैरो जो एग्जामिनेशन है ना आमतौर पर हम शुरू में स्टार्टिंग में नहीं करते डायग्नोसिस के कि आपके पास पेशेंट आया अनीमिया का कोई आया है उसे आप सस्पेक्ट करते हैं अनीमिया तो आप उसे भेज दें जाओ भी जाके अपनी बोन मैरो एग्जामिनेशन करवाओ। वो इसलिए नहीं कहते कि जो बोन मैरो एग्जामिनेशन है ये एक जो है इन्वेसिव प्रोसेस है, प्रोसीजर है हमारे पास। सो ये जो है इसमें पेन भी होती है, पेनफुल प्रोसीजर भी है। सो इसमें जो है इन्फेक्शन जो है उसके कारण काफी ज्यादा होते हैं कि अगर आप बोन मैरो एस्पिरेशन ले रहे हैं सो उसमें जो है काफी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सो इसे हम स्टार्टिंग में जो है रेकमेंड डॉक्टर नहीं करता, लेकिन अगर डॉक्टर को समझ नहीं आती कि एनीमिया की वजह बन क्या रही है, उससे कोई सेंस बनती नहीं है, तो फिर जो है लास्ट पे रखते हैं कि जो है ना बोन मैरो एग्जामिनेशन जो है बोन मैरो एग्जामिनेशन करवा लें। इसमें जो बोन मैरो एग्जामिनेशन है इसमें दो तरह के एग्जामिनेशन होते हैं कि एक होता है कि एस्पिरेशन आप करवा लें, बोन मैरो की एस्पिरेशन, और दूसरा होता है कि ट्रेफाइन बायोप्सी हो सकती है। सो दो तरह के आप बीएम का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एक है आपके पास बोन मैरो एस्पिरेशन और दूसरा है ट्रेफाइन बायोप्सी। और इन दोनों में जो डिफरेंस है ना हमने देखना है कि किस तरीके से आप बोन मैरो एस्पिरेशन को ट्रेफाइन बायोप्सी से डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइट के बारे में कि कौन सी जगह से हम जो है बोन मैरो लेंगे। एस्पिरेशन में हम जो है बोन मैरो लेते हैं पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट से। पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट नोट में आपको याद होगी, आपकी जो हिप बोन है इलियम है, इलियम के ऊपर क्रस्ट होती है। सो पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट से जो आप है ना बोन मैरो एस्पिरेशन जो है वो एक करते हैं। इसमें जो है अगर तो पर्सन ओबीस है उसमें जो है फिर जो है डिफिकल्टी होती है, तो उसमें जो है आप स्टर्नम से जो है ओबीस पर्सन में अगर ओबीस पर्सन है तो उसके स्टर्नम से भी बोन मैरो एस्पिरेशन कर सकते हैं। और जो इन्फेंट्स हैं उनके अंदर जो है आप टिबिया से बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं। मोस्ट कॉमन जो आपके पास है पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट होती है, लेकिन अगर कोई 20% है तो उसकी स्टर्नम से, और अगर कोई इन्फेंट्स हैं तो इन्फेंट्स के अंदर जो है टिबिया से बोन मैरो जो एस्पिरेशन है वो करते हैं। ट्रेफाइन बायोप्सी जो है ना वो भी जो है सेम है एस्पिरेशन की तरह, वो भी हम पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट से ही करते हैं। बोन मैरो का एग्जामिनेशन करना है हमने, पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट में हम जो है नीडल्स होती हैं बोन मैरो के एग्जामिनेशन के लिए, उन नीडल्स को हम इंसर्ट करते हैं और फिर उसके हम जो है उस तरीके से उसकी जो एस्पिरेशन या बायोप्सी जो हमें करनी होती है, रिक्वायरमेंट हमारी होती है, उससे हम जो हमारा बोन मैरो है हम वो ले लेते हैं, हासिल हो जाता है। साइट है पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट। अगर तो पर्सन ओबीस है तो एस्पिरेशन के लिए जो होता है स्टर्नम यूज कर लेते हैं, इन्फेंट्स में जो है टिबिया यूज होती है। ये भी एमसीक्यू आपका बन सकता है कि टेज इन्फेंट्स हैं, इन्फेंट्स के अंदर आप बोन मैरो जो एस्पिरेशन है वो कहाँ से करते हैं, सो टिबिया से जो है ना आप बोन मैरो एस्पिरेशन जो है इन्फेंट्स में करते हैं। स्टेन्स में देखें अगर हम स्टेनिंग किस तरीके से करेंगे, जो स्टेनिंग है ना उसमें बोन मैरो एस्पिरेशन में जो स्टेनिंग है रोमैन इसकी जो स्टेन्स होते हैं हमारे पास उनसे करेंगे, या फिर जो पर्ल स्टेन होता है ना जो हम आयरन के लिए करते हैं वो हम कर सकते हैं, रोमैन इसकी स्टेन कर सकते हैं, या फिर जो पर्ल स्टेन है उसमें हम जो है बीएम एग्जामिनेशन एस्पिरेशन जो हमारे पास उसमें करते हैं। जो ट्रेफाइन बायोप्सी है उसके अंदर जो है ना हम करते हैं एचएनई या फिर रेटिक्यूलिन, एचएनई और रेटिक्यूलिन जो सिल्वर स्टेन जो हमारे पास होता है। रिजल्ट्स अवेलेबल किस तरीके से हैं कि अगर तो बीएम एस्पिरेशन है तो वो 1 से 2 घंटे के अंदर आपको जो है रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन अगर तो है ट्रेफाइन बायोप्सी तो उसमें जो है वो वीक लग जाता है। और इसका जो है आप कनेक्शन बनाएंगे अपनी हिस्टोपैथोलॉजी के साथ। हिस्टोटेक्नोलॉजी अगर आप जो है अच्छी तरीके से अभी तक पढ़ ली होगी तो उसके अंदर एक प्रोसेस होता है डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस। डीकैल्सिफिकेशन में क्या होता है कि आपकी जो बोन्स हैं वो हार्ड होती हैं, उनके अंदर कैल्शियम होता है, सो उनकी जो प्रोसेसिंग है ना वो अच्छी तरीके से हो नहीं सकती। जो आप टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं ना उसमें टाइम लगता है।
सो जो हिस्टो की रिपोर्ट होती है ना, हिस्टो डिपार्टमेंट की, वो आपको घंटों में नहीं मिलती, वो आपको हफ्तों में मतलब कि मिलती है, क्योंकि उसमें काफी दिन लग जाते हैं या उसमें वीक्स भी लग जाते हैं। सो यही वो कह रहा है कि जो एस्पिरेशन है उसमें जो है 1 से 2 घंटे लगते हैं, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन जो ट्रैफाइन बायोप्सी है उसमें जो है आपको 1 हफ्ता भी लग सकता है, क्योंकि उसमें डीक्लासिफिकेशन का प्रोसेस यूज होता है। वो आप हिस्टो में जो है आपको जो है बेटर तरीके से जो आप समझ लेंगे किस तरीके से डीक्लासिफिकेशन का प्रोसेस होता है। इंडिकेशंस जो होती है हमारे पास, किन कंडीशंस में हम जो है बीएम एस्पिरेशन या ट्रैफाइन बायोप्सी करते हैं। तो उसकी इंडिकेशंस में आ जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया। जैसा कि पहले बात हुई है, जब अनीमिया की कोई काज समझ ही नहीं आ रही तो तब हम जो है बीएम एग्जामिनेशन कर लेते हैं। न्यूट्रोपीनिया अगर है उसमें जो हम कर सकते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया है, सस्पिशन ऑफ ल्यूकीमिया है। ल्यूकीमियाज में तो बहुत इंपॉर्टेंट है बीएम एग्जामिनेशन। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, एमपीएल्स हैं, एमडीएस हैं। एमडीएस में है माइलोडिस्प्लेसिया जो है, एप्लास्टिक एनीमियास, लिम्फोमास, माइलोमास, अमाइलोइड, सेकेंडरी कार्सिनोमा, केसेस ऑफ स्प्लीनोमेगाली और पायरेक्सिया ऑफ अनडिटरमिन्ड काज। इंडिकेशन में देखें आप भी तकरीबन सारी हीमा इसमें आ गई है कि आप पूरी हीमा में यही पढ़ेंगे। अनीमियाज में अक्सर आप बीएम एग्जामिनेशन का जिक्र कर रहे होंगे, और जो आपके पास डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर ल्यूकेमिया लिम्फोमास हैं उनमें भी आप अक्सर जो है बीएम का जिक्र करते हैं कि बीएम हाइपरसेलुलर है कि बीएम हाइपोसेलुलर है, वो किस तरीके से है। सो इंडिकेशन में आपके पास अनीमियाज हैं, इसके अलावा जो है ल्यूकीमियाज आ जाते हैं, लिम्फोमास आ जाते हैं। स्पेशल टेस्ट देख लें कि बीएम जो एस्पिरेशन है उसमें जो है टेस्ट कौन से हो सकते हैं। इसमें हो सकता है फ्लो साइटोमेट्री, साइटोजेनेटिक्स एंड मोलिकुलर टेस्ट सच एज फिश fluorescent in situ hybridization. Fish stands for fluorescent in situ hybridization. ये हमारे पास टेक्निक होती है। एंड डीएनए और आरएनए एनालिसिस कर सकते हैं जीन एबनॉर्मलिटीज को देखने के लिए, और माइक्रोबायोलॉजिकल जो है कल्चर जो है उसे देख सकते हैं। साइटोकेमिकल मार्कर्स होते हैं, और जो है प्रोजेनिटर सेल कल्चर वगैरह चीजें जो आपके पास आ जाती हैं बीएम एस्पिरेशन के अंदर। जो ट्रैफाइन बायोप्सी है उसके अंदर जो है स्पेशल टेस्ट बस यही है कि आईएचसी आप कर सकते हैं, इम्यूनोहिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग। सो ये आपका हो गया बीएम एग्जामिनेशन, किस तरीके से आप वो मेरा एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस के ऊपर। एरिथ्रोपोइसिस आपके पास होता है प्रोडक्शन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स। इनइफेक्टिव का मतलब है कि वो अच्छे तरीके से नहीं हो रही, इफेक्टिव होता है कि अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में, इनइफेक्टिव का मतलब है कि वो अच्छे तरीके से नहीं हो रही। सो इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस में क्या होता है, वो कहता है कि एरिथ्रोपोइसिस इज नॉट इंटायरली एफिशिएंट बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% ऑफ डेवलपिंग एरिथ्रोब्लास्ट डाई विद इन द मैरो विदाउट प्रोड्यूसिंग मैच्योर सेल्स। कह रहा है कि एरिथ्रोपोइसिस अगर एक नॉर्मल प्रोसेस भी हो रहा है ना, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर, उसके अंदर भी ये 100% एफिशिएंट नहीं होता कि जितने आरबीसीज हैं वो सारे के सारे जो प्रीकर्सर्स हैं उन सब से जो आरबीसीज 100% बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें जो 10 to 15% डेवलपिंग एरिथ्रोब्लास्ट है वो वैसे ही मैरो के अंदर वो है वो मर खप जाते हैं, डाई हो जाते हैं विदाउट मैच्योर रेड ब्लड सेल में बने बगैर, मैच्योर नहीं होते, पहले वो खत्म हो जाते हैं। दिस इज टर्म इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, इसे हम नाम देते हैं इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस का। इट इज सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड इन नंबर ऑफ क्रोनिक एनीमियाज। अब ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि कहता है कि इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस आपके पास होती तो है, नॉर्मल आपके पास पर्सन में होगी, लेकिन उसमें होगा 10 to 15% डाई होंगे। लेकिन इसकी जो वैल्यू है इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस है, ये ज्यादा होती है, कब होती है, जब क्रोनिक अनीमियाज आपके पास होते हैं। जब अनीमियाज होते हैं ना, तो अनीमिया में अनीमिक पेशेंट है उसके अंदर जिसकी वैल्यू है इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस की जो है प्रोसेस है ये ज्यादा होता है, जबकि नॉर्मल पर्सन में विद इन योर रेंज रहता है। इसके अलावा कह रहा था सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन derived from breaking down hemoglobin and lactate dehydrogenase LDH derived from breaking down cells are usually raised when ineffective erythropoiesis is marked. अच्छा ये बात मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि बिलीरुबिन कब इंक्रीज होता है, एलडीएच कब इंक्रीज होता है। मैंने आप लोगों को कहा था जब हिमोलिसिस हो रही हो तब बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और एलडीएच का लेवल इंक्रीज होता है। अब यही कुछ यहाँ पे हो रहा है कि इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस वो ज्यादा हो गई है, तो इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस मतलब है कि जो एरिथ्रोब्लास्ट है वो ज्यादा डाई कर रहे हैं। जब वो ज्यादा डाई करेंगे तो क्या होगा कि बिलीरुबिन का लेवल है और जो एलडीएच का लेवल है वो अल्टीमेटली आपके पास जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस में।
एनआइसोसाइटोसिस आप कहते हैं वेरिएशन इन द साइज, जब आरबीसीज के साइज में वेरिएशन आती है जिसे आप कहते हैं एनआइसोसाइटोसिस, और जब जो है उसकी शेप में वेरिएशन आती है उससे आप कहते हैं पोइकिलोसाइटोसिस। सो ये दो टर्म्स है। एनआइसोसाइटोसिस का मतलब होता है कि उसके साइज में वेरिएशन है, और पोइकिलोसाइटोसिस का मतलब होता है कि उसकी शेप के अंदर वेरिएशन आ रही है। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है उसने यहाँ फिगर्स बनाई हुई है, और उसमें जो है उस सेल का जो है नाम लिखा हुआ है। उसके बाद उसने उसके कागज के बारे में बताया कि कौन सी कंडीशन में आपके पास ये सेल्स हमें देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल सेल से। नॉर्मल सेल जो है आपके पास इस तरीके से होता है, नॉर्मल आरबीसी। इसमें जो है सेंट्रल जो है पेलेट पाई जाती है, तो इसके अलावा जो है 1/3 पेलेट होती है, बाइकनकेव डिस्क होती है। तो ये नॉर्मल आरबीसी है। अगर तो है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, यानी कि एमसीवी उसकी ज्यादा होगी, तो मैक्रोसिटिक हो जाएगा। मैक्रोसिटिक में जो है वो किन कंडीशन में पाया जाता है, इसमें काजेस क्या आती हैं, लीवर डिजीज में, एल्कोहलिज्म में, और मेगालोब्लास्टिक एनीमियाज में। ये अभी जो मैंने आपको मैक्रोसिटिक एनीमियाज के बारे में बताया था, तो अभी जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी वही चीजें वापस आ गई हैं। तो लीवर डिजीज में, अल्कोहल में और मेगालोब्लास्टिक एनीमियाज में जो है मैक्रोसाइट्स पाए जाते हैं। टारगेट सेल में अगर आप देखें तो जो है वो टारगेट बना हुआ है, इस तरीके से है टारगेट आपके पास शो हो रहा है, तो उसे हम नाम देते हैं टारगेट सेल का। ये हमें किन कंडीशन में देखने को मिलता है, आयरन डेफिशिएंसी में, लिवर डिजीज में, हीमोग्लोबिनोपैथीज में और पोस्ट स्प्लीनेक्टमी में। टारगेट सेल जो है आयरन डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है, लिवर डिजीज में देखने को मिलता है, हीमोग्लोबिनोपैथीज में और पोस्ट स्प्लीनेक्टमी में देखने को मिलता है। स्टोमेटोसाइट को अगर आप देखें तो स्टोमेटोसाइट जो है इस तरीके से होता है, और ये जो है लिवर डिजीज में और एल्कोहलिक जो है पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो है देखने को मिलेगा। पेंसिल सेल है वो आरबीसी है, वो देखें बिल्कुल एक पेंसिल शेप का हो गया। नॉर्मल आरबीसी इस तरीके से है, तो वो जो ये जो आरबीसी है ये पेंसिल शेप हो गया, इसे आप कहते हैं पेंसिल सेल है। ये जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में पेंसिल सेल देखने को मिलते हैं। और उसके बाद है इकिनोसाइट। इकिनोसाइट जो है वो लिवर डिजीज में और पोस्ट स्प्लीनेक्टमी में देखने को मिलता है, और ये स्टोरेज का आर्टिफैक्ट है। इसमें जो है इकिनोसाइट में अगर आप इसके एंड्स को देखें तो पॉइंटेड एंड्स हैं, और अकेंथोसाइट जो होता है ना उसमें जो वो भी इस तरीके से मिलता जुलता होता है, लेकिन उसमें जो है जरा जो एंड्स हैं वो थोड़े स्मूथ आ रहे हैं। सो इनमें बस इतना सा डिफरेंस है, उनका जो एंड्स है ना उसकी बेस पे डिफ्रेंशिएट आप करते हैं। कैंथोसाइड भी आपको लिवर डिजीज में देखने को मिलता है, ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया में देखने को मिलता है, और रीनल फेलियर में देखने को मिलता है कैंथोसाइड। उसके बाद आ जाइए माइक्रोस्फीरोसाइट पे। स्फीरोसाइट्स मैंने आपको बताया था कि हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में देखने को मिलते हैं, और ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमियास में देखने को मिलते हैं, और सेप्टिसीमिया में देखने को मिलते हैं। फ्रैगमेंट्स ऑफ आरबीसीज जो है वो जो है डीआईसी में आप जो है प्लेटलेट डिसऑर्डर उनमें काफी जो है ज्यादा आपके पास आरबीसीज जो है वो फ्रैगमेंट्स देखने को मिलते हैं। वजह क्या होती है कि प्लेटलेट डिसऑर्डर में लाइक जो है प्लेटलेट की कमी है या प्लेटलेट का कोई भी मसला है तो थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब वेसल के अंदर थ्रोम्बस बन जाता है, किसी भी किस्म की रुकावट आ जाती है ना, तो जब आरबीसीज वहां से पास करते हैं, तो वहां से वो पास करते हैं तो वो जो है उनके फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। सो डीआईसी में डिसएमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन, उसमें जो है फ्रैगमेंट्स देखने को मिलते हैं आरबीसीज के। और इसके अलावा जो है माइक्रो एंजियोपैथीज है, एचयूएस है, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, टीटीपी है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परट्यूरा, बर्न्स है और कार्डिक वाल्व्स है। तो इन डिजीज में जो है फ्रैगमेंट्स देखने को मिलते हैं, और जिसे आप शिस्टोसाइट्स भी कहते हैं। लिप्टोसाइट्स जो हैं वो जस्ट लाइक स्फीरोसाइट्स की तरह, स्फीरोसाइट्स होते हैं स्फेरिकल इन शेप, लिप्टोसाइट्स होते हैं एलिप्टिकल इन शेप। ये जो है हेरिडिटरी लिप्टोसाइटोसिस में जो है पाए जाते हैं। और टीयर ड्रॉप जो पोइकिलोसाइट्स हैं वो पाए जाते हैं माइलोफाइब्रोसिस में या फिर एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस में। टीयर ड्रॉप सेल्स हो गए। बास्केट सेल्स अगर आप देखें तो वो जो है G6PD डेफिशिएंसी में जो है देखने को मिलते हैं। अनस्टेबल हीमोग्लोबिन जब होती है तब बास्केट सेल की फॉर्मेशन होती है। सिकल सेल है, सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलते हैं। माइक्रोसाइट्स हैं वो माइक्रोसिटिक एनीमियास हैं, लाइक आयरन डेफिशिएंसी हैं, हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं, उनमें देखने को मिलते हैं। ये भी आपने चीजें हैं याद करनी है।
इसके अलावा जब हम अनीमियास करेंगे ना, तो वन बाय वन जब आप अनीमियास को याद करेंगे तब आपको ये टेबल वैसे ही याद हो जाएगा। जब आप वन बाय वन अनीमियास को करते जाएंगे तब आपको चीजें वैसे याद हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो आपने है अभी कोशिश करें अभी याद हो जाए। इसमें जो है आप देखें इसकी शेप किस तरीके से है, शेप की बेस पे आप इसकी नेमिंग कर रहे हैं। बड़ा है तो इसमें मैक्रोसाइट कह रहे हैं, टारगेट लाइक है टारगेट सेल कह रहे हैं, पेंसिल शेप है उसे पेंसिल कह रहे हैं। इसके अलावा अगर स्फेरिकल है स्फीरोसाइट कह रहे हैं, फ्रैगमेंट्स बने हुए तो आप उसे कह रहे हैं फ्रैगमेंटेड आरबीसीज हैं, इलिप्टिकल इन शेप है लिप्टोसाइट कह रहे हैं। सो उसकी मोर्फोलॉजी को याद करें, उसके बाद जो काजेस हैं उन्हें भी जो है आप लोगों ने याद कर लेना है। सो ये जो है हो गया आपका। इसके अलावा लास्ट पे जो अगर हम देखें तो आ जाती हैं रेड सेल इंक्लूजन्स। रेड सेल इंक्लूजन्स क्या होता है कि आरबीसीज के अंदर जो है वो कुछ सब्सटेंसेस हैं पाए जाते हैं एबनॉर्मली। नॉर्मल जो आरबीसी होता है उसके अंदर तो ना कोई न्यूक्लियस होता है ना कोई आरएन, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल वो सिंपल होता है। बाइकनकेव डिस्क होती है और सेंटर पैलेट होती है। लेकिन आरबीसी इंक्लूजन्स में क्या होता है कि आरबीसी के अंदर कुछ चीजें सब्सटेंसेस आ जाती हैं, वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। एक डायग्राम पे देखें सबसे पहले नॉर्मोब्लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था। नॉर्मोब्लास्ट में है वो न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है। नॉर्मोब्लास्ट के अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ये भी एक आरबीसी की इंक्लूजन है। इसके अलावा होवल-जोली बॉडीज हैं, इसमें इस तरीके से शो होती हैं। बेज़ोफिलिक स्टिपलिंग है, वो इस तरीके से शो होगी आपको। सिडरोटिक ग्रैन्यूल्स हैं, यहाँ से आप कहते हैं पेपनहाइमर बॉडीज, वो इस तरीके से शो होती हैं। मलेरियल पैरासाइट्स है। मलेरियल पैरासाइट क्या होता है कि आपका जो मलेरिया है, जिसमें जब किसी पर्सन को मलेरिया हो जाए, सो वो जो है आपको जो है आरबीसीज को टारगेट करता है और आरबीसीज के अंदर डिसाइड कर जाता है। सो उसमें जो है आपको मलेरिया पैरासाइट देखने को मिलता है। इसके अलावा रेटिकुलोसाइट का भी आपको आइडिया है, उसमें रेटिकुलोसाइट्स में किस तरीके से होता है, और हाइंस बॉडी में है वो इस तरीके से शो होती है। मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसमें किस तरीके से है। नॉर्मोब्लास्ट में क्या है, आपके पास न्यूक्लियस पाया जाता है विद इन दी आरबीसी। ओवल-जोली बॉडीज में क्या होता है, डीएनए का रेमिनेंट्स हैं, डीएनए का कोई ना कोई मसला चल रहा होता है तो डीएनए के फ्रैगमेंट्स से पाए जाते हैं। बेज़ोफिलिक स्टिपलिंग में क्या होता है कि आरएनए, ये सारा जो है नेटवर्क आरएनए का पाया जा रहा है। सिडरोटिक ग्रैन्यूल्स में नाम से जाहिर है सिडरोटिक यानी कि ये आपके पास जो है आयरन के ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। मलेरियल पैरासाइट में मलेरियल पैरासाइट पाया जाएगा। रेटिकुलोसाइट में जो है वो नेटवर्क पाया जाएगा ऑफ आरएनए। हाइंस बॉडी में जो है वो G6PD में देखने को मिलती है। इसमें जो HB है उसका जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होता। सो HB जो है डीनेचर्ड जो HB है वो आपके आरबीसीज के अंदर प्रेसिपिटेट सी कर जाती है और आपको विद इन दी आरबीसीज देखने को मिलती है। इन कंडीशन में अगर हम देखें तो होवल-जोली बॉडीज जो है वो देखने को मिलती है थैलेसीमिया में और मेगालोब्लास्टिक एनीमियास में। जो बेज़ोफिलिक स्टिपलिंग है वो देखने को मिलती है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में और थैलेसीमिया में। और जो सिडरोटिक ग्रैन्यूल्स हैं वो सिंपली आपको सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलते हैं। मलेरियल पैरासाइट मलेरिया में देखने को मिलता है। हाइंस बॉडी है G6PD एनीमिया में देखने को मिलती है।